ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮੇ ਲੈ ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਰੱਥ ਜੀ, ਜਾਂ ਘੁੰਮੇ ਲੈ ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਰੱਥ ਜੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੀ। ਪੀਪੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਕੌੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੰਬੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। जतिंदर जी बहुत निघा स्वागत है। पहले तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आपने इतने बड़े चैनल पे हम जैसे को लाया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद है सर। सच बोलूं तो आप ज्यादा बड़े हो, जो आपकी प्राप्ति है। मैं वैसे पंजाबी में बोलने की कोशिश करूंगी क्योंकि ऑडियंस जी, मैं यही कहना चाहूंगा साडा सुभाग्य है जी, तुसी साडी कुटिया विच अपने चरण पाए ने, और तुहानू मिल के जिहड़ा मन है बहुत गदगद होया जी। मैं चाहुंदा कि पहला दर्शकों नूं आपां होर विचारां दी सांझ पाईए। पहला तुसी दर्शकों नूं जरूर अपना पिछोकड़ दसो, अपना जिहड़ी जिंदगी बीत चुकी है उहदा बेरवा जरूर दो जी। मैं आपके दर्शकों और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, अब मैं उनको बताना चाहूँगा, मेरा नाम जितेंद्र दिव्यांग है और मैं होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मेरा हाथ पहले से तो बहुत अच्छा था। मैं माँ बाप को दोष नहीं दे सकता कि माँ बाप ने मुझे इस तरह से पैदा किया। माँ बाप ने तो मुझे परिपूर्ण पैदा किया था, लेकिन किस्मत कहे या फिर गरीबी का दाग कहें, वो दाग लग गई, जिसके वजह से मैं टेंट हाउस में काम करता था। और काम करते वक्त 28 अप्रैल 2004 दिन बुधवार को समय 2:30 बजे 11,000 वोल्टेज की बिजली के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। उम्र मेरी उस समय 12 वर्ष की थी। अच्छा जी सर जी। तो कारण क्या बना? जैसे मेरे को ये भी पता चला कि पूरे 1 साल के बाद आपके हाथ काटे जी। हाँ, तो वो कारण जरूर बताइए। एक्चुअली देखिए, कारण क्या है ना कि कोई ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ कटे। बिल्कुल। एक उंगली कट जाती है तो बहुत दर्द होता है, यहाँ तो दोनों हाथ कटना था। तो डॉक्टर ने जब मुझे कह दिया कि बेटा दोनों हाथ काटना पड़े, तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि हाथ नहीं कटने देंगे। तो इस अस्पताल उस अस्पताल, मतलब अपने यूपी में ही, जी जी जी, इस अस्पताल उस अस्पताल लेके गए, और सभी लोग दिलासा देते गए कि नहीं बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। लेकिन लास्ट में मेरा खुद ऐसे हाथ, मतलब इसमें 2 हड्डी थी, वो छोड़ दिया। अच्छा। उसका पीक कभी कभी उसमें छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या होता है कि 1 सप्ताह में ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद मेरा हाथ काटना पड़ा, मजबूरी। मैं बोला कि या तो आप नहीं हाथ कटवाएंगे तो मैं मर जाऊँ। वाकई था कि पॉइजन बनने वाला था। जब जांच हुआ तो ऑल मेरी बॉडी पॉइजन बनने वाली थी। ये तो हाथ कट गया कि मैं बच गया, नहीं तो मैं मर गया होता। जी सर। मैं हुण तुहानूं मिलिया आ, तुहाडे बारे जानने आ। तुहाडा मैं जिवें पहले भी दस्सिया कि खुद एंकर ने जतिंदर दिव्यांग जोश के नाम तो इन्हां दा चैनल चलता है, जतिंदर जोश दिव्यांग, जितेंद्र दिव्यांग जोश के नाम से मेरा चैनल चलता है। और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन यूट्यूब चैनल पे चाहे गूगल पे ऐसे ही जितेंद्र दिव्यांग जोश चाहे कहीं सर्च करेंगे, मैं आऊँगा और सारा कुछ उसमें दिखेगा। ये तुहानूं घुमदे फिरदे नज़र भी आउंदे रहणगे, और किसानां दे दिल विच बहुत दर्द है। लेकिन जतिंदर जी, मैं तुहानूं हुण मिलिया, तुहाडे विचार बड़े स्पष्ट ने, बड़े क्लीयर ने, बड़े स्पॉन्टेनियस ने। पर उस समय तुसीं बच्चे सीगे जदों तुहाडे हत्थ कट्टणे पए मजबूरी करके। उस समय की अगर स्थिति की गल करा, उस मन में की चल रहा सी? रब नाल कोई गिला शिकवा सी, रब नूं कोई ताना मारदे सी, जां की कहना चाहुंदे सी उदों? देखिए सर, हाथ कटने के बाद तो बहुत लोगों का सामना करना पड़ा। हाथ कटने के बाद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब एक उंगली कट जाता है तो लोग खा नहीं पाते हैं। मैं यहाँ तो मेरा दोनों हाथ कट गया। हाथ कटने के बाद कभी मैं पैर से, कभी मतलब ऐसे
धीरे धीरे लिखना चालू किया। लिखते लिखते किसी तरह मेरा एडमिशन हुआ। कोई मेरा स्कूल में एडमिशन भी नहीं ले रहा था। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी जी तो एडमिशन भी नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह मेरा एडमिशन के बोला कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक पढ़ नहीं पाओगे। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं। तो मैंने किसी तरह लिखा और हाथ में पट्टी था। जैसे ही मैं लिखता था, मैं कहेंगे तो लिख के भी दिखा दूंगा। जी, मुझे लिखता पता था है आप लिखते हो। जी जी। इसमें ब्लड आने लगते थे, मतलब बुक ब्लड से भीग जाती थी। वो भी दिन मैंने देखा है। अब उस समय आंखों से आंसू नहीं ब्लड आते थे, लेकिन मैंने वो दिन देखा है। कैसे मैं मतलब बताऊं, कोई सब कोई स्कूल से नहीं आता था आपकी मदद करने के लिए? कोई आप पढ़ना चाहते हो, हम आपकी मदद करते हैं। देखिए सर, कौन किसको मदद करना चाहता है? कहने को तो बहुत सारे लोग हैं कि मैं करूंगा, लेकिन आप खुद से नहीं करेंगे तो कोई करने वाला नहीं है। मैं दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ हाई स्कूल टॉप किया। हाई स्कूल के बाद टॉप कीता है जी। कंप्यूटर टॉप किया। कंप्यूटर टॉप करने के बाद डीएम ने मुझे सम्मानित किया। तब जाके लगा कि मैं समाज में एक अलग पहचान मुझे बनने लगा। और उसके बाद सर मैंने बेचू जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे वहां से मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लिया। वहां पर भी मैंने टॉप किया। जी। और आज मेरे पास बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है। बाकी मैं कंप्यूटर पे ग्राफिक डिजाइनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का थोड़ा काम कर लेता हूँ। और एक शौक है, समझ लीजिए एक शौक है कि मतलब मैं एंकरिंग करूंगा या फिर लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। एंकरिंग बड़ी अच्छी करते हो आप, आपके सवाल भी बड़े अच्छे होते हैं, बड़े एलिगेंट होते हैं, मौके के हिसाब से होते हैं। अच्छा, पर मैं एक चीज़ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ टॉपर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कभी मौका नहीं मिला कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई? देखिए डिसेबल की जो बात आती है, सरकार का जब कोई वैकेंसी निकलती है तो एक जियो तैयार होता है जी। और उस जियो में दिखाया जाता है कि डिसेबिलिटी या तो 60% हो या तो 65% हो। अब मेरा डिसेबिलिटी सर 100 में 100 है। 100। तो 100 का मतलब कि मैं जीती जागती एक लाश हूँ। भले ही मेरे अंदर टैलेंट है, मैं जानता हूँ, लेकिन सरकार के नजरों में मैं जीती जागती लाश हूँ। मतलब मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। ठीक है जी सर। अब मैं फॉर्म फिलअप करता था, पढ़ाई तो मैंने उसी उद्देश्य से किया था कि मैं सर्विस करूंगा। फॉर्म फिलअप करता था, कभी कभी फॉर्म भी लेता था, तो कभी कभी फॉर्म मेरा डिस्कनेक्ट कर देता था, लेता ही नहीं था, सबमिट नहीं, अनसबमिट होता था, क्योंकि मेरे दोनों हाथ नहीं थे सर। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 65% ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿ 100% ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ? सर मन की तो अब क्या बताएं। तो उदो नहीं दिल कीता कि जो मन की बात करते हैं उन्होंने सवाल पूछा जाए? मन की बात तो सच कहे आपसे तो मन की बात एक दिखावा है कि हम मन की बात करते हैं। कौन मन की बात? आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, मन की बात तो हम अपने फैमिली से करते हैं, अपने वाइफ से करते हैं। मन की जो बात है, और उन्हें तो अपने फैमिली को ही निकाल दिया, तो मन की बात हमसे आप क्यों करते हैं? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ जी, मैं एक छोटा सा संस्था भी चलाता हूँ जी। और संस्था के साथ साथ क्या होता है कि वो होता है संपूर्ण विकास दिव्यांग सेवा ट्रस्ट मैं चलाता हूँ। ओनली फॉर दिव्यांग होते हुए दिव्यांगों के लिए मैं काम करता हूँ। एक दिव्यांग होते हुए एक कहावत है कि जिसका विवाह न फाटे वो पीर पर आए का, जिसका जो दर्द से गुजरा होता है वही जानता है। एक परिपूर्ण व्यक्ति से कहेंगे कि आप मेरे बारे में 4 शब्द व्याख्या करो, क्या करेगा? मुझे किस किस तरह का दर्द होता है, कब कब मुझे तकलीफें होती हैं, किस तरह ने तकलीफें होती हैं। सही गल है, वो एक दिव्यांग बंदा ही दस सकता ना जी। तो इस तरह से मैंने देखा सर, तो मैंने एनजीओ खोल दिया। खोलने के बाद समाज सेवा में अपनी जिंदगी लगाना चालू कर दिया जी जी। तो आप जैसे बोल रहे थे ना कि सीएम आपको मिले थे, मैं वो एक चीज पूछना चाहता हूँ, उन्होंने आपको क्या बोला था? मिलने का देखिए, वहाँ जैसे विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। आप सभी 95 से हुआ था जी, पारित हुआ था। तो सन 94-95 से ये पारित हुआ था। उसमें विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस में वो सम्मानित होता है राजश्री पुरस्कार से। तो बस गए, ऐसे सम्मानित कर दिया, काम खत्म। उन्होंने वोटें लेनी है, मैं ये नहीं बोला कि आपको शौक है, लेकिन आप जैसे आपने बोला कि आप
डिसेबल होने के बाद ही आपने उच्च विद्या प्राप्त की जी। लेकिन आप जैसे लोग जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी तो देखिए सर, एक राजा की होती है जी। अगर प्रजा में कोई दिक्कत होती है तो जिम्मेवारी तो राजा का होती है। एक छोटा सा अगर घर में हमारे मान लीजिए कि पिताजी प्रधान है जी घर में ही प्रधान है, मेंबर है जी। अगर मेंबर में कोई प्रॉब्लम होता है, हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम अपने पापा से कहते हैं। घर का भी मुखिया होता है ना, जी, जी। चाहे मेरे पापा हो चाहे मेरे दादा हो, जिसको हम मुखिया समझ जो मेरे घर में है, तो हम कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने मुखिया से कहता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुखिया उसका सॉल्व करता है। जी। यहाँ तो आप चिल्लाते रहिए, हाँ जान दे दीजिए, जी उनके चौकट के सामने रगड़ते रहिए माथा ऐसे, फिर भी उनको ये नहीं समझ में आएगा कि कोई मेरे दरवाजे पे माथा टेका है। मतलब गल ਉਹੀ है जिवें ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ है कि ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਨੀ ਪੀੜ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? दिल्ली देखिए, दिल्ली जाने का मेरा उद्देश्य सच्चाई बताएं तो पहले मैं एक किसान हूँ और किसान की पीड़ा दर्द क्या होता है बेखूबी मैं जानता हूँ। एक जमीन स्तर से मैं निकला हूँ और बहुत एक रोटी के बगैर मैंने मरते देखा है। और रोटी चाहे राजा हो चाहे एक भिखारी हो, सबको रोटी चाहिए। तो रोटी कौन देगा? किसान देगा। आज मेरा किसान, और किसान की जो दुर्दशा वहाँ की है उसके बारे में क्या बोलोगे? देखिए किसान की जो दुर्दशा है तो ये तो दुर्भाग्य हमारे राजा का है। आपकी मम्मी का फोन आ रहा है, वो तो फोन आप उठा लीजिए और दर्शकों को दिखा भी देते हैं आप कैसे ये सारे कार्य खुद करते हैं। जिवें मैं दस्सिया कि सारे काम खुद करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀਰ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। और मेहंदी साहब रजिंदर मेहंदी जी उन्होंने थ्रू साढ़े नाल राबता बने से उन्होंने भी शुक्रिया करते हैं। अच्छा जतिंदर जी आप बात कर रहे थे कि आप जोश भरना चाहते हो, आप सिंघू बॉर्डर पे जाना चाहते हो, किसानों को जब वहां पर जाके मिलोगे तो सबसे पहली चीज क्या बोलोगे? हाँ, जब किसानों से देखिए अहम चीज तो मुद्दा किसानों का है जी। आज जो भी है अब मैं जाऊंगा किसानों का मुद्दा को लेकर, और पहले मैं तो झंडे डंडे के साथ जाऊंगा क्योंकि पहले एंकर मैं बाद में हूँ। मैं पहले किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ और मेरे मतलब बाप को, भाई को, माँ को, बहन जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनकी तकलीफ उनकी पीड़ा मैं समझता हूँ जी। और उनकी पीड़ा को और आवाज़ उच्च स्तर तक मैं पहुँचाने का कोशिश भी करूँगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपने आवाज़ के माध्यम से वहाँ के लोगों को और जागरूक करूँगा कि आप लड़ो, हम साथ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ 99% ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 1% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ फार्मर ने मीडिया के सामने आके एक गल पेश की है कि सब झूठ है, मेरी फोटो मेरे तो बिना पुछे लाई गई है। मैं बिल्कुल इस चीज़ की नखेदी करदा, निंदा करदा और मैं किसानों के नाल जानबूझ के जो पॉपुलर फेसेस हैं उनको लेके उनकी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं कि ये लोग किस कृषि कानून से खुश हैं। नहीं सर, देखिए सच्चाई तो अगर कहा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहते हैं कि विपक्ष पार्टी इनके कांधे पे बंदूक रख रही है।
विपक्ष पार्टी इनको उठा रही है कि आप ऐसा करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी देखा है हर जगह। मैं वही चीज पूछना चाहता हूँ, सॉरी मैंने आपको बीच में टोक दिया। अगर विपक्ष भी है, 5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, जो आम लोग हैं वहां पर बैठे, तो वो जिम्मेवारी किसकी है? जैसे आप जिम्मेवारी किसकी हो, वैसे वो भी जिम्मेवारी किसकी है? देखिए, जो 5 लाख जो बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी देखिए, वो तो खुद के लिए बैठे हैं। जो किसान है अपने हक के लिए बैठा है, ना यहाँ पे कोई राजनीति मुद्दा है, ना किसी को वोट करना है, ना किसी को बहकावे में जाना है। आज के डेट में, आज के दिन पे कोई बेवकूफ नहीं है कि आप कह देंगे मैं बच्चा नहीं हूँ कि आप गोदी में लेके मुझे सुला देंगे। ठीक है ना, मुझे भी इतना सेंस है, दिमाग है कि जैसे एक कह रहे थे एक बार, अब मैं देखा था कि क्या कोई भाइयों बहनों दूध कोई लेने जाता है तो क्या गाय ही लेकर चला जाता है? इन्होंने कहा था, सच्चाई है कि गाय नहीं लेके जाता है, लेकिन आप जो मुद्दे उठाए हो उससे आप पूरा गाय तो छोड़ो, जिसका रहने का जो बसेरा, वो बसेरा ही जैसे घोंसला ही उजाड़ के लेके चले जाओगे, और वो एक घोंसला एक परिवार को दे दोगे, एक और 2 परिवार को। जी। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी आपके YouTube चैनल पे। मैं इन्हां दा YouTube चैनल देखदा भी, तुसीं भी जरूर देखिया करो, इन्हां दी हौसला अफजाई होएगी और सानू देखना भी चाहिए, क्योंकि मैं जिवें पहले कहा कि इन्हां ने पूरी ताकत झोकी हुई है, किसानी अंदोलन का भी समर्थन करते हैं और दिव्यांग लोगों को भी मोटिवेट करते हैं ताकि अपनी जिंदगी जी शान ना जी सकन। एक तरह की अपने आप मिसाल ने। मैंने तो एक वीडियो देखी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्रद्धांजलि दे रहे हैं ਜਿਹੜੇ लोग, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं इन्हें तो पूछना चाहूँगा, इन्हों के मन के की भाव ने? जितेंद्र जी, कैसे देखते हो कि जिन शहीदों के आपने श्रद्धांजलि दी थी, आपके मन के क्या इमोशंस हैं, क्या भाव है? देखिए, एक सच बताएं तो हम इस सरजमी पे, जिस सरजमी पे मैं बैठा हूँ, शहीद भगत सिंह का ये सरजमी है, ये उनका जिला है, उनका घर है। जब उनको इन्होंने शहीद नहीं घोषित किया तो इनको तो ये बातें बनाएंगे। किसी कोई एक्सीडेंट कर गया, अरे उनके दिल से पूछो जिसके वो बेटा रहे हैं, उनके दिल से पूछो जिसके वो भाई रहे हैं। एक लड़का, उसकी 40 दिन पहले शादी हुई थी, उसकी वाइफ से पूछो। वही, अब उनके दिल से पूछे जिसका वो बेटा है, जिसका पति है, जिसका भाई है। तुम्हें क्या पता, ना तुम्हारा कोई भाई है, ना आपका कोई बहन है, ना आपका कोई पत्नी है, तो आप दर्द क्या जानोगे? आपने श्रद्धांजलि दी थी तब, हाँ, आपके मन में क्या भाव थे? श्रद्धांजलि सर, वो शहीद हुए हैं। देखिए, जरूरी नहीं, खेती बेटी रोटी, हाँ, ये 3 चीजें ऐसी होती है कि इसके लिए अगर मेरी जान भी देनी पड़ जाए तो कम पड़ जाएगी, कुर्बानी अगर मुझे देनी पड़ जाए तो कम पड़ जाएगी। क्योंकि मान सम्मान जो होता है, ये 3 चीज ही मुझे लाती है, खेती बेटी रोटी। आज मेरे खेती जिस जमीन को हम कहते हैं एक माता का दर्जा देते हैं। जी, कहते हैं ना, बिल्कुल, कि धरती माता, तो माता पे अगर आँच आ रही है और माता के लाल शहीद हो गए, मर गए उसमें, तो हम वो शहीद हुए, अपने माँ के आंचल पे दाग लगने से बचाने में वो शहीद हुए हैं। वो उनको शहीद होना था, वो हो गए। वो तो अपने आप पे गर्व है कि अपनी माँ के आंचल पे दाग नहीं लगने दिया और शहीद हो गए। माँ के आंचल में बचाने लिए शहीद हो गए। अच्छा, वीडियो शुरू होने जा रही सी, उस तो पहला असी इकट्ठे बैठे सी, गलबात कर रहे सी, क्योंकि जो ये पहुंचे ने, इन्हां दा स्वागत भी करना जरूरी सी। ये दस रहे सी, कहंदे कि जिहड़ा मुद्दा आ वो जानबूझ के भड़काया जा रहा है। जिवें मैं एग्जाम्पल देना, कहंदे मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा है ही नहीं, ये जानबूझ के पड़पंज बनाया जाता, लोगों को गुमराह किया जाता। ये बारे इन्हां दी पूरी प्रतिक्रिया की है, वो भी जरूर जाननी है। आपने बोला था कि मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है, ये जानबूझ के 3-4% जो लोग हैं, ये जानबूझ के 121 करोड़ लोगों पे राज करने के लिए उस मुद्दे को बना देते हैं। पूरी डिटेल बता दीजिए। देखिए सर, हकीकत आपसे बताएं, मैं पंजाब जैसे धरती पे खड़ा हूँ। पंजाब हमेशा, जैसे भारत का लोग कहते हैं छोटा राज्य है, लेकिन सबसे, मैं तो जानता हूँ कि अच्छा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है। दूसरी चीज कि सबसे छोटा राज्य बोलते थे, लेकिन उसने पूरे भारत को एक कर दिया। हाँ, पूरे भारत को एक कर दिया। यूपी से भी, मैं यूपी से हूँ, यूपी से भी किसान आए हैं, मेरे खुद गाजीपुर जिले से भी आए हैं किसान, और अन्य प्रांत और अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर मतलब केवल पंजाब के ही हैं। तो देखिए, जो मुद्दे की आप बात आइए,
तो मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं होता है। जी क्यों नहीं आपके कैप्टन, चाहे इससे पहले मुख्यमंत्री बादल साहब रहे, क्यों नहीं गुरुद्वारे का मुद्दा उठाते हैं? जी मंदिर कोई मुद्दा होता है? मुद्दा तो बेरोजगारी है, हाँ मुद्दा तो रोटी रोजी है जी, है ना? मुद्दा तो स्कूल के बच्चों का है, बच्चों की फीस है, बच्चों की फीस है कि कहाँ से आएगी, उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा की मुद्दा है। जो कोरोना में इन्होंने पूरी ली है। कोरोना है कहाँ? हाँ कोरोना कहाँ है आप बताइए? कर रहे कोरोना, कोरोना नहीं है, एक कोरोना है, डरोना है। हाँ कोरोना नहीं, डरावना ही समझ लीजिए, लोगों को डराया जा रहा है। अच्छा कि कौन दे? अच्छा आप भी जाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें दिखाता है कि बेटा पेट में कुछ हो गया है, मतलब उसमें दिखाता है। इसमें बस यही दिखा है कि निगेटिव है पॉजिटिव है, ये तो आप लिख दोगे। लाइए मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर पे, मैं टाइप कर देता हूँ कि आपको पॉजिटिव है तो मैं निगेटिव कर दूंगा। जी जी आप दिखाओ, कोरोना को दिखाओ तो मैं मान जाऊँ। अल्ट्रासाउंड चाहिए, एक्सरा होता है तो उसमें सीधा दिखाता है कि इसमें ये बीमारी है। अब तक कौन दिखाया है कि नहीं कोरोना है, इससे ऐसा कोरोना होता है? आपने बस दिखा दिया निगेटिव पर, इसको क्या मानते हैं? वो इनकी रैलियों में नहीं ना होता। तो आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे थे जी। उस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, वो जो चेहरा है ना वो आप निखार के बता दीजिए, क्या कहना चाहते थे? अभी रैली की जो बात कर रहे हैं, अभी हमारे यूपी के बगल में बिहार पड़ता है, बिहार में इतनी रैलियां इन्होंने की, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे और वहाँ करोड़ों की भीड़ थी। वहाँ पे कोई उस टाइम, जब तक मतलब वहाँ पे चुनाव चला, कोई कोरोना नहीं आया। आज जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत कोरोना आ गया। अच्छा ये बोलते हैं कि यूपी के लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर नमा शहर के कोई एक प्रधान है, उन्होंने बोला कि यूपी के लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में एक ऐसी चीज बोल दी, मैं आपको उसका जरा वेरवा दे देता हूँ। उन्होंने बोला कि यूपी के लोग इतने खुश हैं, मेरे घर में एक लड़की काम करती है, वो बोलती है कि हम तो यूपी में बहुत खुश हैं, हमको तो बड़े ठीक टाइम पे वो जो पैसे मिल जाते हैं सरकार दे देती है। लेकिन सवाल यही है, अगर लोग वहां पर खुश है तो वो आपके घर में आके काम क्यों कर रहे हैं? अब देखिए यूपी की बात, यूपी में जानते हैं कौन खुश है? जी। जो इनके अंधभक्त हैं वो खुश है। मैं भी यूपी से हूँ। आप नहीं अंधभक्त हो? हम देखिए किसी को मानते ही नहीं, सच्चाई कहिए तो। वैसे जो अंधभक्त की बात की है, हमारी इंटरव्यू से पहले आपने बात बताई थी कि मैं दिव्यांग असल में उसको मानता हूं जो दिमाग से पैदा है। हाँ। तो वो आपने किसको बोला था वो भी बता दीजिए। मैं तो इससे पहले अभी कैबिनेट मंत्री थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। मैं अपने संस्था के माध्यम से उन्हीं के चुनावी क्षेत्र में मैं दिव्यांगों को कंबल वितरित किया, साइकिल वितरित किया, सिलाई मशीन दिया। मतलब वो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा जैसे आप जैसे लोगों से मैं चंदा काटता हूँ। सुन लीजिए सीधी सी बात, भीख मैं अपने लिए नहीं दिव्यांगों के लिए मांग, एक समझ लिए मैं भीख मांगता हूँ। अब भीख मांगना बहुत बड़ी, मांग के खाना, लेकिन खुद के लिए नहीं। खुद के लिए नहीं, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए। मांग के खाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से मुझे नफरत है। मेरे को इंटरव्यू से पहले बोल रहे थे कि मैं मोदी साहब से बात नहीं करूंगा। हाँ, मोदी साहब क्या हैं बताइए? ठीक है आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक नहीं लाखों लोग उनके सबूत हैं कि वो झूठे हैं। वो कैसे झूठे हैं? क्या अब तक उन्होंने क्या क्लियर किया? कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही भारत में क्या होता है कि यहाँ पे सफेद कर दूंगा, सारा पैसा काला धन सफेद कर दूंगा। कर तो रहे हैं, अंबानी का कर रहे हैं। अरे अंबानी जो खाया उसी का पेट भरेंगे तो वो स्वाद क्या समझेगा? रोटी की कीमत वो क्या समझेगा? हमसे पूछिए, जो भूखा है उससे पूछिए। हाँ, जो भूखा है उससे पूछिए रोटी की कीमत क्या है। जो पिज्जा खा रहा है उसको तो पता ही नहीं होगा ना। अब अंबानी की आप बात कर रहे हैं, अब तो अंबानी के नाम से ट्रेन चलेगी। हाँ। पहले लिखा था कि ये भारत का मतलब भारत सरकार का वो है, रेल पे ट्रेन पे लिखा जाता कि भारत सरकार का मतलब अहम हिस्सा है। कभी भी किसी सबसे डिपार्टमेंट में अगर कहीं से कमी होती थी उसको पूर्ति की जाती थी रेल डिपार्टमेंट से। जी। उन्होंने उसको भी कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो आप बीच में वो बात कर रहे थे कि आप उनसे मिले थे जो मिनिस्टर थे, वो बात बता दीजिए, बीच में वो अधूरी रह गई। कौन सी बात? जो आप कंबल बांट रहे थे तो आप मिले थे। तो देखिए जब कंबल मैं आज भी मैं चैलेंज किया उनको। किनको? अपने दिव्यांग मंत्री को। जी, क्या चैलेंज? कि मैं चैलेंज किया कि आप मेंटल दिव्यांग हो। अच्छा। हाँ। वो क्यों?
क्योंकि देखिए, जिसको दिव्यांग के बारे में पता नहीं है उसको दिव्यांग मंत्री बना दिया गया, जिसको शिक्षा के बारे में पता नहीं है उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, जिसको डॉक्टर दवा के बारे में पता नहीं है वो हेल्थ मिनिस्टर है। तो वो उन्होंने ऐसा किया क्या जो आपको वो बुरा लगा? किया ये कि वो दिव्यांग मंत्री होते हुए दिव्यांगों के बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा। उनको राजनीति की ललक थी, हमेशा राजनीति की बात करते थे। तो आपको क्या लगता है कि दिव्यांगों को गुमराह करके वोट उनसे भी ले लेते हैं? हाँ, देखिए अभी जब चुनाव आता है तो दिव्यांगों को कहते हैं अरे आप मेरे भाई हो भाई हो, आज जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है भिन्न नज़रों से लोग देखने लगते हैं, अरे हटो हटो दूर हटो दूर हटो। ऐसे लगता है जैसे उनका शर्ट पैंट गंदा है, धूल आता है, गंद आता है, ऐसे कहते हैं। अभी चुनाव आएगा तो गोदी में उठा लेंगे, लाखों गंद रहेगा लेकिन गोदी में उठा लेते हैं। क्या मतलब? पंजाबी में वही कहावत है, जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, सभी एक जैसे हैं। हाँ कि किसी में कोई फर्क नहीं है, कोई चाहे किसी भी पार्टी का हो। देखिए सर, फर्क की बात है ना कि कोई हकीकत जमीन का जो होता है, कोई उस मुद्दे पे अब तक बात है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो, ठीक है आप चला रहे हो अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी भी बोल दो, नहीं तो बोलेंगे शायद उन्होंने स्पॉन्सर ना किया। आम आदमी पार्टी तो हमारे यूपी में है ये नहीं है, उसका कोई चर्चा ही नहीं करता है, उसको झाड़ू वाला बोल के लोग झाड़ देते हैं ठीक है ना। और ठीक है वो भी है, जहाँ है तहाँ देखिए अच्छा है। वो दिल्ली में है, भारत के राजधानी कही जाती है दिल्ली। दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री अपना कदम जमाए हैं, दिल्ली में बहुतों लोग को किया है, ठीक है सब लोग कर रहा है। बीजेपी भी जहाँ है वहाँ कर रही है, सपा भी है जहाँ वहाँ कर रही है, मतलब जो है वहाँ। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में वैसे आ रही है क्योंकि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा ब्लिसफुल मोमेंट है। ये लोग जब रैलियां करते हैं उसमें बोलते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत अपनी पार्टी को बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं ना, अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए कर रहे हैं, वो सेवा के लिए तो नहीं कर रहे ना। तो उसको बार बार मेहनत शब्द क्यों बोलते हैं? देखिए मेहनत किसे कहते हैं आप बताइए? मेहनत तो वो एक मजदूर करता है, इसको घर को बनाने के लिए मेहनत किया जाता है। आप तो अपना रोटी सेकने के लिए मेहनत कर रहे हो, कौन सा मेहनत कर रहे हो कि मैं एक पार्टी का हिस्सेदार, मुझे लोग जानने लगा, अपने आपको फेमस कर सलूट बजना। हाँ और क्या, अभी आज चल रहे हो जमी पे, कल फॉर्च्यूनर से आओगे तो किसी को पहचानोगे नहीं, पूछोगे। मैं खुद गया हूँ जब मिनिस्टर के, अरे कहाँ से हैं आप उसी के क्षेत्र से जाएंगे, पूछेगा कहाँ से हैं आप। जो आपसे पहले तस्वीर खिंचाते हैं बाद में पूछते हैं कहाँ से हैं। अच्छा ये स्थिति है। तब मन में क्या आता है? फिर मन में क्या आता है? वही आता है कि ये आए बस झाड़ू उठाए साफ कर दिया जाए, दूसरा मन में क्या आएगा। चलो हम इंटरव्यू के सेशन को दूसरी तरफ लेके चलते हैं। मैंने ये भी सुना है मेहंदी साहब से कि आप शादीशुदा हो, उसके बारे में ज़रूर बताएं कि आपकी जो मैरिज है वो लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? शर्मा तो पहले से रहे हो, मेरे को लव मैरिज लग रही है। सच्चाई है, मैंने लव मैरिज किया और मैं उनकी महानता को क्या बताऊं कि हम जैसे एक जीती जागती लाश से उन्होंने मुझसे शादी की। शादी में भी बहुत काफ़ी उल्लंघनें आई कि अपनी माँ बाप की इकलौती थी, इकलौती होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी परिपूर्ण है। मेरे आज 2 बेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी परिपूर्ण है, मैडम भी परिपूर्ण है, बच्चे भी परिपूर्ण है। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके साथ यहाँ पर बलाचौर में रहते हैं? बलाचौर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग पूरा जीवन यापन साथ में, मतलब 7 जन्म वो जो होता है ना उसका हम लोग निभा रहे हैं बेखूबी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को मेहंदी साहब भी बता रहे थे कि जब वो आपके साथ यूपी में गए थे तो भाभी जी ने बड़ा एक जो आपकी रिवायत है वो घूंघट निकाल के मिलते हैं, उसका क्या कारण है? नहीं, कारण देखिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, और बुजुर्ग के सामने हमारी पत्नी जैसे मेरे भाई के सामने बड़े रिस्पेक्ट बोलते हैं। जी रिस्पेक्ट, एक सम्मान होता है सर। अपने संस्कार, जो हम लोग को घर से जो संस्कार मिलता है, संस्कार ही दुनिया को चेंज कर सकता है सर। तो जो संस्कार है हम संस्कार को डूबने नहीं देंगे, भले ही कितना वो पीढ़ियाँ खत्म हो जाए। जो मेरे बाप दादा ने मुझे संस्कार दिया है, आपके साथ बोलना कैसे है, आपके साथ कैसा बर्ताव करना है। और मेहंदी पाजी की तो मैं बात करते तो क्या मैं बताऊँ, अपने आप में एक अहम हिस्सा है। और पूरा पंजाब के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए इन्होंने काम किया, लेकिन किसी के कानों तक जू नहीं रहेंगी कि ऐसे खिलाड़ी को एक नज़र देखें। पूरे पाकिस्तान में जाके इन्होंने चैलेंज किया कि मेरे गत्ते को जो पटक देगा उसे मैं 1 लाख दूंगा, और तुरंत बात करने लगते हैं पाकिस्तान वैसा था, पाकिस्तान मुद्दा उठाने। अब कोई नहीं मुद्दा आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगे। एक टीवी ट्वीट पे लगा देंगे, एक मौला को बैठा देंगे, एक संत को बैठा देंगे, एक प्रवक्ता को बैठा देंगे, शुरू हो जाएंगे। अरे यार मुद्दे की बात करो, ऐसे ना नहीं मिलेगा तो रफेल जहाज दिखाने लग जाएंगे। वो तो हमारे पंजाबी में ना कहावत है, बोलते हैं कि बुक्कड़ का जेड़ा हथियार होता है
सानू दुश्मन नूं नहीं दिखाईदा। ये तो पहले ही बता रहे कि हमारे राफेल ऐसे चेंज हो जाता है, उसकी इतनी स्पीड है। अगर दुश्मन को पहले ही बता दिया हमारे पास हथियार कौन सा है तो वो तो हमको मारेगा ना। अच्छा ये बताइए, आप कोई काम करते हैं, करने से पहले आप बता दीजिए कि मैं ऐसे करूंगा, तो पहले ही सतर्क हो जाऊंगा। अच्छा आप बता दीजिए कि मैं इस गली से आऊंगा, तो आप कहाँ जाएंगे? उसी गली से आएंगे ना, तो मैं पहले ही उस गली पे खड़ा रहूंगा, आ जाओ। ये तो पहली मूर्खता है कि हम अपने दुश्मन को पहले से सचेत कर देते हैं। अच्छा हमारे जवान मरते हैं क्यों? सरकार पहले से आगाह कर देती है कि हमारे जवान जाने वाले हैं। मीडिया चिल्लाने लगता है, गोदी मीडिया खूब चिल्लाती है। सबसे पहले न्यूज हमारे चैनल पे देखिए, हमारे जवान जाने लगे हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी के बच्चे हैं। अब ये वो मैं मीडिया वालों को भी, अब बुरा मत मानिएगा, आप भी एक मीडिया से हैं, डरते तो नहीं है ना कि मतलब? नहीं, मैं नहीं डरता, मैं बेबाकी से बोलता हूँ। मेरे को तो पहले लोग बोलते हैं इसने बड़ी दुश्मनी खड़ी कर ली है, लेकिन आपको देख के और जोश मिल रहा है कि सच बोलना है तो क्या बात है, एक ही बार की जिंदगी, सच बोलते रहेंगे। देखिए मरना तो ये है, कौन है आज जीने आया है, लेकिन देखिए जैसे चिल्लाने लगती है, पहले मेरे चैनल से देखिए, अब निकल गई है गाड़ी, यहाँ से निकल गई है। तो जब गाड़ी यहाँ से निकल गई है तो वहाँ के लोग नहीं देख रहे हैं। कोरोना में तो ये बहुत ज्यादा बोल रहे थे। अभी अमिताभ बच्चन को लगा इंजेक्शन वो ज्यादा जरूरी है कि जो लोग मर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक और चीज देख लीजिए, अमिताभ बच्चन की जो मोबाइल उठाए बस शुरू हो जाता है, अरे तुमको तो कोरोना हुआ है भैया, तुम क्या जिसको ना हुआ है वो ऐड करे तो अच्छा लगे जी। हाँ आप ट्वीट करने लगते हो कोरोना से बचे, आप क्यों नहीं बचे? आपको किस चीज की कमी है? कोरोना तो हमको होना चाहिए, हमको क्यों नहीं कोरोना होता है? मैं जमीन स्तर से धूल में आपको ऐसा तो नहीं लगता अगर बेबाकी से बात करें कि ये कोरोना के भी ब्रांड एम्बेसडर है? हाँ है, कोरोना के भी ब्रांड। देखिए हमें तो लग रहा है कि जैसे फिल्मों में नाटक करता है उसमें भी वो नाटक किया है। जहां तक है कोरोना वोरोना कहीं कुछ है नहीं, ये तो दिखावा है कि कोरोना हो गया है। आपने मेरे से पूछा कि डरिएगा तो नहीं, आपकी बीवी जैसे आप बेबाकी से बोलते हैं, आपने बोला कि लव मैरिज है, तो वो तो कहीं आपको नहीं बोलते कि अजी सुनते हो जरा इतनी बेबाकी से मत बोलो, कोई आपका दुश्मन बन जाएगा? दुश्मन सर क्या होता है, वो तो कहते हैं कि आप और आगे जाइए, किसी से कभी मत डरिए, आपके रहने ना। बेटे क्या बोलते हैं? बेटे तो और जज्बा भरते हैं, आज उन्हीं से आज मेरे दो हाथ नहीं है, लेकिन आज मेरे पास 4 हाथ हैं। वो कहते हैं पापा मेरे आप लोग के पास 4 हाथ हैं। एक छोटा मेरा बेटा है 8 साढ़े 8 साल का है, एक 2.5 साल का है। दोनों लोग कहते हैं हम लोग 4 हाथ लेकर आए, आप डरिए मत, लगे रहिए। शहीद होना अपने आप में बहुत गौरवंती होता है, चाहे वो किसान के लिए शहीद हो जाए, चाहे देश के लिए शहीद हो जाए, चाहे किसी मिट्टी में अगर मिट्टी का धूल लगा के हम शहीद होते हैं तो अपने आप को हम गौरवंती समझते हैं। जी चलिए एक बात और बता दीजिए, आपका जैसे आपका एक YouTube चैनल है वो भी लोग देखते रहें, वो मैं भी बाद में अपील कर दूंगा, लेकिन आप ग्राफिक डिजाइन करते कैसे करते हो वो भी चीज़ बता दी, क्योंकि जो आपके साथ संपर्क करना चाहे वो आपसे संपर्क कर लेगा। ग्राफिक डिजाइन में कोरल ड्रा पे काम करता हूँ। कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अच्छे ग्राफर हैं वो कोरल ड्रा पे ही काम करते हैं, और कोरल ड्रा X3 मैं उस पर डिजाइनिंग करता हूँ, ऑल डिजाइनिंग करता हूँ, कोई मुझे पंगा नहीं होता है। मैं टेक्निकल सवाल वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों तरफ से पूछने होते हैं, शायद किसको सिल्ली लगे। मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दे दिया कि ये मेरा ग्राफिक डिजाइन कर दीजिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं इसको प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे बोले कि परिपूर्ण नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा काम डिले हो जाएगा? कभी नहीं। ऐसे ही जब मैं कंप्यूटर टॉप किया था उसमें हिंदी टाइपिंग का उस समय ज़माना चला था, आज भी लोग हिंदी टाइपिंग करने से कतराते हैं, और मेरी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी नहीं है। 1 मिनट में मैं पूरा पता अपना लिख लेता हूँ, 1 मिनट में हिंदी में पता मैं लिख लूँगा, इंग्लिश कम है। हिंदी टाइपिंग मेरी मतलब बहुत फास्ट है, 25-30 का स्पीड है मेरा। जी चलो मैं ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਣ। और जितेंद्र दिव्यांग जोश। एक चीज और मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ सहानुभूति मत दीजिए। अगर
सहानुभूति देना होगा तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। सहानुभूति मैंने नहीं, वही मेरे बोला। हौसला के साथ। मैंने वही अगर बोला। मेरी हौसला को आप बढ़ाएंगे तो डबल ऊर्जा के साथ मैं काम करूंगा। सहानुभूति जिस दिन दिखा देंगे मैं डाउन हो जाऊंगा। मुझे आपके चैनल से सहानुभूति नहीं चाहिए, आप लोग आशीर्वाद। मैंने वही बोला कि इनको काम दो। हाँ। इनको दान मत दो, इनको काम दो। मेरा पहले से मतलब एक था, शौक था कि मैं किसी के यहाँ बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि मैं एक छोटा मालिक बन के जीना चाहता हूँ। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी इंटरव्यू से पहले, मेरे से बता रहे थे। आपने बोला था कि अगर किसी को सेल्फ मेड बनाना है या सेल्फ एम्प्लॉयड करना है तो अगर कोई रेडी लगाना चाहते है उसको पहले रेडी तो लेके दो। वो बात बता दीजिए। उस मुद्दे पे आइए। अब ले लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले लगे चिल्लाने, भाइयों बहनों आप लोग सुन लीजिए गौर से, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जी जी। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, आत्मनिर्भर मीन्स होता क्या है? आत्मनिर्भर किसे कहते हैं? आप ये चैनल चला रहे हैं, आपको ये माइक ना दिया जाए, आपको कैमरा ना दिया जाए तो आप चैनल चला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा रेडी वाला को ले लीजिए, ठेले पे अपना जीवन यापन करता है, आप बेखूबी जानते हैं। कुछ भी लगाए, चाहे उस पर फल लगाए, चाहे फ्रूट लगाए, चाहे वो चना बेचे, कुछ भी करे, लेकिन उसको एक ठेले की आवश्यकता पड़ेगी। आग जलाने के लिए उसको एक उसकी पड़ेगी, चूल्हे की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो जब तक उसके पास ठेला ना रहेगा, सोर्सेज नहीं होंगे, एसेट्स नहीं होंगे। नहीं देखिए, हाँ, जब तक आप मुझे कोई साजो सामान नहीं होगा, सामान नहीं देंगे आत्मनिर्भर, तो पकौड़े आप कुछ दिन पहले तलवा दिए, पकौड़े हम कैसे तलेंगे आप बताइए? अपना हाथ डाल देंगे तो पकौड़ा। पंजाबी में कहावत है, थुक दे पकौड़े, वो चीज लग रही है। तो पकौड़े आपने तलवाए, लेकिन ये नहीं कहे कि बेसन कहाँ से लाओगे, प्याज आपने अनार के भाव कर दिया, ये नहीं कहे कि वो प्याज, अच्छा पकौड़ा बिन प्याज का अच्छा लगेगा, आपने उसको भी महंगा कर दिया। आप ये कहते कि मैं आपको बेसन दे रहा हूँ, प्याज दे रहा हूँ, ठेला दे रहा हूँ, आप रेडी लगा के पकौड़े तले, उसको आत्मनिर्भर बोला जाता है। आत्मनिर्भर कहने से नहीं कि मेरा भारत आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर क्या होता है? जो अच्छा काम किया है वो हमने किया, जो बुरा है वो विपक्ष कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि अगर हमारे पास माइक नहीं होगा, कैमरा नहीं होगा या नेटवर्क नहीं होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन जो बीजेपी है वो बोलती है कि मोदी साहब ने तो डिजिटल इंडिया बना दिया, जिसको पंजाबी में डिजिटल इंडिया भी बोलते हैं। वो डिजिटल इंडिया के बारे में राय, फिर हम बहुत जल्दी इस वीडियो को रैप अप कर देंगे। जी, अब आ जाइए डिजिटल इंडिया पर। डिजिटल इंडिया जो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कि डिजिटल इंडिया हो गया। आप उनकी मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं, वो बोल के जरा बता दीजिए। नहीं, ऐसे बस है, अब बोलते हैं कि चुनाव से पहले ही उन्होंने बोला था, भाइयों बहनों मैं अपने सरकार को आने दीजिए, जैसे ही सरकार आएगा इस इंडिया को मैं डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट कर दूंगा और आप लोग को घर बैठे मोबाइल से खाना मिलने लगेगा। मोबाइल से खाना मिलेगा जी। आप रोटी ना बनाइए, खाना खा लेंगे। रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है। उस किसान से पूछिए जो आज अपने घर को छोड़कर इतनी कड़ाके की ठंडी में जान दे रहा है और जान कितने कुछ चली गई, उससे वो दर्द पूछिए कि रोटी कैसे आती है, रोटी कहाँ से आती है। आप पीछे जो परिवार है उससे भी पूछिए। एक पानी, 1 लीटर पानी आप 20 रुपए में बेचवाते हैं, और जो गेहूं तैयार होता है, 1 किलो गेहूं का दाम 8 रुपए किलो है। क्या मतलब है? सही बात। आप कहाँ से डिजिटल इंडिया लाना चाहते हैं? नेटवर्क खड़ा कर देंगे तो डिजिटल, अरे वो अंबानी का रिलायंस है, रिलायंस का भी उससे BSNL, लोग कहते थे BSNL, भारत संचार कंपनी तो BSNL थी। भारत का मूल चीज जो हमारा सबसे पहले तो BSNL था, जो संचार निगम हमसे आपसे जुड़ने का एक निधि था वो BSNL था। BSNL से कंप्यूटर के बाद BSNL आया था जी, जो भी है, लेकिन आपने रिलायंस को, मतलब जो बढ़ रहा है उसी को बढ़ा रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? उसी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। हाँ, उसकी आने वाली पुश्तों को भी कर रहे हैं। अरे आप बढ़ाते किसी गरीब को, किसी गरीब के बच्चे को बढ़ाते, उसको कहा जाता कि आत्मनिर्भर है। आप बस बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, भाइयों बहनों तैयार हो जाइए, मोदी आने वाला है मन की बात करने।
आज अभी ट्वीट में आप देखे होंगे कि जो मन की बात पहले कुछ ज़्यादा सुनते थे अब कुछ कम हो गए हैं, अभी तो डिसलाइक भी बढ़िया। हाँ तो यही है सर, और उनको क्या बोले। चलो ठीक है, इस गलबात ਨੂੰ की मैं कामना करता हूँ जी वो पंजाब में भी रोज अरदासें होती हैं। तो चलो मैंने उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 4 ਹੱਥ ਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਛਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। धन्यवाद। आपने अपने इस चैनल पे लाया मुझे, और मैं इस चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आपके चाहने वाले, आपके दर्शकों को और मैं यही कहूँगा और यही कामना करूँगा कि आपके चैनल को और आगे ले जाने की, जैसे गोदी मीडिया ABP न्यूज़ को हटा देना चाहिए और न्यूज़ 24 को ऐसे जैसे सिर्फ मोदी की बात करते हैं उसको हटा के आप जैसे चैनल को ऊपर ले जाने की मैं कामना करूँगा। बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील भी करूँगा कि आप जैसे न्यूज़ वालों को ही आगे रखने का, वही क्योंकि आप एक जमीन स्तर से एक जानते हैं कि मेरे घर में एक परिवार में क्या, देखिए लोग कहते हैं ना, एक जो परिवार में होता है वही पूरा भारत संसार में होता है, और जो अपने परिवार को नहीं चला पाएगा वो भारत संसार को कभी नहीं चला पाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं और आप लोग से अपील और गुजारिश करता हूं कि आप देख रहे हैं PB 32 नवा शहर फेस टू फेस चैट। क्या बात है, लोग कहते हैं कि मैं ऑनलाइन बोल के आते हैं कि ऑनलाइन मैं आ रहा हूं, लेकिन यहाँ तो फेस टू फेस है। इनको मैं नमन और आपके दर्शकों को चाहता हूं कि आप और ऐसा करें कि ये PB 32 पूरे वर्ल्ड में छाए और वर्ल्ड में लोग इसको देखने वाले हों। धन्यवाद दोस्तों। आप आगे अभी वर्ल्ड में जाएगा। बहुत शुक्रिया। हम फिर से राब्ता बनाएंगे और फिर से आपको अपने दर्शकों के सामने पेश करेंगे। तो बने रहो PB 32 नवा शहर। अपने छोटे वीर दिनेश सूरी, कैमरा पर्सन विजय कुमार, जोश जी, राज मेहंदी, दीप DR जी, सारे इजाजत, रब रखा।